Like a Hellcat. हेलो बच्चों, आई एम मुस्कान हियर और आज हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे केमिस्ट्री का। आज से ये स्टार्ट हो रहा है और कोशिश करी जाएगी कि इसे अगले 3-4 दिन में कंप्लीट कर दिया जाए। तो आप ये लेक्चर पूरा देखें क्योंकि लेक्चर के बाद मैं आपको क्वेश्चंस पूछूंगी जिसके आपको आंसर देने हैं और उसके बाद मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दूंगी। मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाऊंगी और आपके टेस्ट भी लूँगी। मैं कोशिश करूँगी कि पूरी एनसीईआरटी मैथ्स प्लस साइंस मैं कुछ ही महीनों में ख़त्म कर दूँ और आपके 10th बोर्ड्स की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाए। हम एनसीईआरटी तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, उसके अलावा मैं एक्स्ट्रा बुक्स भी लूँगी और आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी दूंगी ताकि आपकी नॉलेज सिर्फ एनसीईआरटी तक ना रहे, थोड़ा और बाहर भी निकले। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं with chemical reactions. Chemical reactions क्या होती हैं? Chemical reactions are the process in which new substance with new properties are formed. It involves chemical changes. Rearrangement of atoms also take place, but atoms of one element do not change into those of another element. तो समझते हैं ऐसे, ये कह रहे हैं कि chemical reaction एक ऐसी process है जिसमें नए substance बनते हैं नई प्रॉपर्टीज़ के साथ। ठीक है, इसमें केमिकल चेंजेस इन्वॉल्व होते हैं और इसमें एटम्स का क्या होता है, रीअरेंजमेंट होता है। अब एटम्स का रीअरेंजमेंट हो रहा है या नई प्रॉपर्टीज़ के साथ नए सब्सटेंस बन रहे हैं, तो ये होता कैसे है? तो ये होता ऐसे है कि केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड केमिकल बॉन्ड विच एग्जिस्ट बिटवीन द एटम्स ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंस एंड देन मेकिंग ऑफ न्यू केमिकल बॉन्ड्स बिटवीन द रीअरेंजमेंट बिटवीन द रीअरेंज एटम्स ऑफ द न्यू सब्सटेंस। देखिए समझिए, जो पुराने केमिकल बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, पहले वो तोड़े जाते हैं और फिर नए केमिकल बॉन्ड्स जो हैं वो बनते हैं। ठीक, तो पहले पुराने वाले टूट जाएंगे केमिकल बॉन्ड, जो भी सब्सटेंसेस आपस में जुड़े हुए होंगे वो टूटेंगे और उसके बाद एक नया सब्सटेंस फॉर्म होगा विद न्यू प्रॉपर्टीज़। ठीक, इसी चीज़ को हम क्या बोल देते हैं, केमिकल रिएक्शन बोल देते हैं। तो अब केमिकल रिएक्शन में टूटेगा बनेगा, तो क्या टूटेगा और क्या बनेगा, तो इसी चीज़ को दो नाम दिए गए हैं, वो हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। इन्हें पढ़ते हैं। द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्टेंट, यानी कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट ले रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। ठीक है, और द न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट। कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो रिजल्ट के तौर पर नया प्रोडक्ट जो है हमारा, मतलब नया रिजल्ट के तौर पर जो निकल कर आ रहा है उसको हम क्या बोल देते हैं, प्रोडक्ट बोल देते हैं। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्टेंट्स आर ट्रांसफॉर्म टू फॉर्म प्रोडक्ट, यानी कि रिएक्टेंट्स क्या बन जाते हैं बाद में, प्रोडक्ट। ठीक है, समझ रहे हैं आप? द प्रोडक्ट दिस फॉर्म हैव प्रॉपर्टीज विच आर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द रिएक्टेंट। ये बात समझने की है कि जो रिएक्टेंट की प्रॉपर्टी थी और जो प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज थी वो सेम नहीं होती, नॉट सेम प्रॉपर्टी। ठीक है, इनकी प्रॉपर्टीज सेम नहीं होती हैं, किनकी तरह, रिएक्टेंट की तरह। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं और अलग तरीके से नए बॉन्ड बनते हैं। ठीक, अब इसको एक एग्जांपल की तरह समझेंगे अच्छे से। देखिए समझिए, ये कह रहे हैं द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी कि जब हम मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं, ठीक, हीट करते हैं, उसे हीट देते हैं तो एक चीज़ बनती है, उसको हम बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये इससे हमें क्या पता चलता है कि भाई मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब साथ में जलाए गए तो ये दोनों क्या हुआ, इनका कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुई है। यहाँ पर हम इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है। यहाँ पर क्या हुआ है कि मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन और इन प्रेजेंस ऑफ सम हीट टू गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो अब मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की पहले की प्रॉपर्टी थी वो मैग्नीशियम ऑक्साइड की प्रॉपर्टीज से बिल्कुल डिफरेंट है। द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन। इन दिस केमिकल रिएक्शन देर आर टू रिएक्टेंट्स विच आर मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन। ठीक, बट ओनली वन प्रोडक्ट मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड। द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन। आ गया आपको समझ? ठीक, अब एनसीईआरटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में क्वेश्चन पूछा है एक कि मैग्नीशियम को यूज़ करने से पहले उसे रब क्यों करते हैं।
ठीक है। तो ये उसका आंसर मैंने यहाँ लिखा है, ये हमें नोट करने वाली चीज़ है। इसी से रिलेटेड ऐसे ही जितने भी क्वेश्चंस आएंगे बीच बीच में एनसीईआरटी के, मैं ऐसे ही कराती जाऊंगी आपको। ये कह रहे हैं बिफोर बर्निंग इन एयर द मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन बाय रबिंग विद द सैंड पेपर। दिस इज डन टू रिमूव द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड फ्रॉम द सर्फेस ऑफ मैग्नीशियम रिबन सो दैट इट मे रीडली कंबाइन विद द ऑक्सीजन ऑफ एयर। अब समझिए, ये कह रहे हैं कि भाई जो एयर में जो ऑक्सीजन होती है उसके साथ जब हम रिएक्शन करवाते हैं मैग्नीशियम की, तो वो एकदम से नहीं हो सकती। उससे पहले हमें उसे मैग्नीशियम को सैंड पेपर से क्लीन करना पड़ेगा, रब करना पड़ेगा। ऐसा हमें क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि जो बाहर वाली लेयर है मैग्नीशियम की वो क्या हो रखी है, उसके साथ उसकी ऑलरेडी रिएक्शन हो रखी है ऑक्सीजन से, जिसकी वजह से पहले से ही उसने मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक लेयर बना रखी है। ठीक है, तो अगर अब मुझे चाहिए कि मुझे मैग्नीशियम की रिएक्शन किसी से करवानी है, भाई ज़रूरी थोड़ा ना मुझे हमेशा ऑक्सीजन से ही करवानी है, मुझे किसी और चीज़ में मैग्नीशियम चाहिए होगा, तो उसके लिए पहले मुझे उसे क्लीन करना पड़ेगा। क्यों? बिकॉज मुझे प्योर मैग्नीशियम चाहिए, ठीक है ना, मुझे नहीं चाहिए इम्प्योरिटीज़, और इसी वजह से हम ऐसा करते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। अब ये समझाने से पहले मैं आपको थोड़ा और बताना चाहती हूँ कि भाई केमिकल रिएक्शंस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, हम ये पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, क्या कैसे हमें पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन है या नहीं हो रखी है। तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि केमिकल रिएक्शंस सिर्फ साइंस लैबोरेटरी में नहीं होती हैं, साइंस लैब में ही नहीं हम करते हैं। बहुत सारी केमिकल रिएक्शन ऐसी हैं जो हमारी डेली लाइफ में भी हो रही हैं। जैसे कि क्या क्या हो सकती हैं? वो होती हैं सॉरिंग ऑफ मिल्क, ठीक है, दूध का खट्टा होना, और इसके अलावा राइपिंग ऑफ फ्रूट्स, है ना, ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। और बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, और भाई प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन भी एक क्या है, ये भी सब क्या है, केमिकल रिएक्शंस है। अब आप ये देखो, ये कहाँ पर हो रहा है, ये हम डेली लाइफ में करते हैं ना, करते हैं रोज़। ठीक, तो अब हमें ये पता लगाने के लिए कि कोई केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं हुई है, उसके लिए हमें क्या दी गई हैं यहाँ पर, हमें कहा गया है कि ये 5 ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हमें ये पता चल जाएगा कि कोई केमिकल रिएक्शन हुई है या फिर नहीं हुई है। ठीक है, तो अगर इन 5 में से वो कोई भी एक कैरेक्टरिस्टिक शो करती है रिएक्शन, तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ ये केमिकल रिएक्शन है यहाँ पर। ठीक है, आगे देखते हैं क्या लिखा है। द कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट्स इनटू प्रोडक्ट्स इन अ केमिकल रिएक्शन इज ऑफन अकॉम्प्लिश्ड बाय सम फीचर्स विच कैन बी ऑब्जर्व्ड इजीली। द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस आर evolution of gas, formation of precipitate, change in color, change in temperature and change in state। तो आज हम इन्हें सबको पढ़ेंगे, 5 को। क्या कह रहे हैं कि इवोल्यूशन ऑफ गैस यानी कि गैस का निकलना। ठीक है, तो किसी भी तरीके की गैस जब इवॉल्व होती है रिएक्शन में, तो उसको भी हम क्या कहते हैं कि केमिकल रिएक्शन की एक कैरेक्टरिस्टिक है। उसके अलावा फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अब प्रेसिपिटेट क्या होता है, ठीक, मैं आगे बताऊंगी, इसमें मैंने लिखा है। चेंज इन कलर, अगर कलर चेंज हो रहा है तो भी हम यही कहते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर का घटना, टेम्परेचर का बढ़ना, तो इंक्रीज या डिक्रीज टेम्परेचर का ये डिपेंड करता है। ठीक, चेंज इन स्टेट, स्टेट कौन सी, सॉलिड, लिक्विड और गैस, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो इन सब स्टेट्स में जब चेंज हो जाता है एक एलिमेंट या एक सब्सटेंस किसी एक स्टेट से अगर दूसरे स्टेट में चेंज हो जाता है, तब भी हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर भी क्या हुआ है, केमिकल रिएक्शन हुई है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाली पढ़ते हैं, इवोल्यूशन ऑफ गैस। सम केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय द इवोल्यूशन ऑफ गैस। एग्जांपल, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज कैरेक्टराइज्ड बाय द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। यानी कि कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसी भी हैं जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, इवोल्यूशन ऑफ गैस से कैरेक्टराइज कर सकते हैं। यानी कि अगर वहाँ उसमें से गैस निकल रही है तो हम ये कह देंगे कि वो एक केमिकल रिएक्शन है। तो मैंने एक एग्जांपल दिया है कि जब जिंक और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन एक साथ होती है तो उसमें एक गैस निकलती है, उस रिएक्शन के होने के बाद एक गैस निकलती है, वो गैस होती है कौन सी, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो जिंक, अब अच्छा यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि जिंक को हम किससे डिनोट करते हैं। ठीक है, और सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, तो मैं आपको इस चैप्टर के पीडीएफ के साथ साथ एक जो है पेज पर सारे फॉर्मूलेज जो मेन इस चैप्टर में यूज़ हो रहे हैं वो लिख के दे दूँगी। और आगे हम अभी पढ़ने वाले हैं रिएक्शंस कैसे सॉल्व करनी है, तो उसमें हम ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है,
लेकिन आप कोशिश करिए कि जो एटॉमिक नंबर है 1 से लेकर 20 तक आपको पता होना चाहिए कि सबके जो साइन हैं वो क्या होते हैं, ठीक है। तो आगे हम पढ़ रहे हैं, लिखा है द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सोडियम कार्बोनेट एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज कैरेक्टराइज्ड बाय द इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ऐसे ही जैसे इसका एक एग्जांपल बताया मैंने, ऐसे ही इसका एक दूसरा भी एग्जांपल है कि अगर किसमें सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन किसके साथ होती है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ होती है, तो भी हमें क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है। तो ये देखो, दो जहाँ पर भी गैसेज निकल रही है ना, वहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि वो एक कैरेक्टरिस्टिक शो कर रही है किस चीज़ की, कि वो एक केमिकल रिएक्शन वहाँ पर परफॉर्म हो रखी है। ठीक, आगे अगले टॉपिक पर आते हैं। अगला टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट। ये पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि प्रेसिपिटेट एक्चुअल में होता क्या है। तो मैंने यहाँ लिखा है कि अ प्रेसिपिटेट इज़ अ सॉलिड प्रोडक्ट विच सेपरेट आउट फ्रॉम द सॉल्यूशन ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। तो प्रेसिपिटेट एक सॉलिड प्रोडक्ट है जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन से क्या हो जाता है, सेपरेट आउट हो जाता है, निकल जाता है, ठीक, जब एक केमिकल रिएक्शन हो रही होती है। तो अब इसके एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। तो कुछ रिएक्शंस ऐसी हैं जो प्रेसिपिटेट के द्वारा या फिर उसके ज़रिए कैरेक्टराइज करी जाती हैं। तो दो रिएक्शन ऐसी, दो एग्जांपल्स मैंने इसके भी लिखे हैं, जैसे कि द केमिकल रिएक्शन बिटवीन पोटेशियम आयोडाइड एंड लेड नाइट्रेट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ अ येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड। यानी कि जब लेड आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट की रिएक्शन हो रही होती है, तो उस दौरान एक लेड आयोडाइड जो है बनता है, फॉर्मेशन होती है लेड आयोडाइड की, और वो लेड आयोडाइड किस कलर का होता है, येलो कलर का होता है। तो हमें ना ये पता होना चाहिए कि कौन से एग्जाम्पल में क्या थी। जैसे पिछले एग्जाम्पल्स में क्या था कि जो हमारी गैसेस थी, कहाँ गई, ये रही, तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकल रही थी, उधर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही थी। तो हमें पता होना चाहिए कि किस किस की रिएक्शन हो रही थी जिससे की वजह से हाइड्रोजन गैस निकल रही थी, और किस किस की रिएक्शन हो रही थी जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली थी। ऐसे ही इस वाले एग्जाम्पल में, इन वाले में हमें ये पता होना चाहिए कि किन किन की रिएक्शन से क्या बना और वो किस कलर का था, ठीक है ना। तो अगली है जैसे कि द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सल्फ्यूरिक एसिड इज H2SO4 एंड बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ वाइट प्रेसिपिटेट। तो ऐसे ही जब सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन बेरियम क्लोराइड से होती है तो फिर क्या बनता है, एक बेरियम सल्फेट बनता है जो जिसका कलर क्या होता है, वाइट कलर का होता है, जो, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अगली जो रिएक्शन है वो है, अगली जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है हमारी चेंज इन कलर, यानी कि अब क्या होने वाला है, चेंज हो जाएगा कलर में। मैंने यहाँ पर लिखा है द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सिट्रिक एसिड एंड पर्पल कलर पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द चेंज इन कलर फ्रॉम पर्पल टू कलरलेस। आपने पिछले साल क्लास 9 के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था जिसमें हम डिफ्यूजन की प्रोसेस पढ़ रहे थे, तो आपने पढ़ा था पोटेशियम परमैंगनेट के बारे में वहाँ पे, है ना। तो ये वही पोटेशियम परमैंगनेट है जिसका कलर क्या होता है, पर्पल कलर का होता है। हमने क्या पढ़ा था कि वो पानी जो होता है वो पर्पल कलर में ही चेंज होता चला जाता है। तो यहाँ पे भी मैं यही बता रही हूँ कि जब उस पोटेशियम परमैंगनेट की रिएक्शन मैं सिट्रिक एसिड में कराती हूँ, सिट्रिक एसिड कहाँ पाया जाता है, लेमन में पाया जाता है ना। तो लेमन में पाए जाने वाले सिट्रिक एसिड के साथ जब उसकी रिएक्शन करवाती हूँ मैं, तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, वो पर्पल से क्या हो जाता है, कलरलेस हो जाता है। और जब ऐसा होगा तो हम कहेंगे कि क्या हुआ है, एक केमिकल रिएक्शन हुआ है, यानी कि केमिकल चेंजेस हुए हैं, ठीक। दूसरा एग्जाम्पल है द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सल्फर डाइऑक्साइड एंड एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ चेंज इन कलर फ्रॉम ऑरेंज टू ग्रीन। यानी कि जब सल्फर डाइऑक्साइड गैस और एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट का रिएक्शन होती है तो फिर जब उनकी जो रिएक्शन है वो कैसे कैरेक्टराइज करी जाती है कि उससे पहले, रिएक्शन से पहले तो उनका कलर क्या होता है, येलो होता है, और फिर येलो से वो क्या हो जाता है, ग्रीन कलर का हो जाता है, ठीक है। ये रहा द रिएक्शन बिटवीन सल्फर डाइऑक्साइड गैस एंड एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ चेंज इन कलर फ्रॉम ऑरेंज टू ग्रीन, ठीक। आगे है हमारा अच्छा हाँ, इसे आगे वाले को बताने से पहले मैं आपको ये थोड़ा सा नोट कराना चाहती हूँ कि कैल्शियम ऑक्साइड जो है, कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं, लाइम भी बोल देते हैं या फिर क्विक लाइम भी बोल देते हैं। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम स्लेक्ड लाइम भी बोल देते हैं, ठीक। आल्सो ये जो क्विक लाइम या फिर लाइम है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, CaO, ठीक है। और जो ये है हमारा स्लेक्ड लाइम, इसका फॉर्मूला होता है, या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है CaOH का
होल ट्वाइस, ठीक है। कैल्शियम से Ca होता है और हाइड्रोक्साइड इज OH, ठीक। और ये फॉर्मूला मेकिंग हमने क्लास 9th में पढ़ी थी कि इनकी वैलेंसीज हम देखते हैं, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से हम इनके फॉर्मूलेज बनाते हैं। तो ये दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। आगे हम क्या देख रहे थे कि चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। ये हमारी फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक है। अब हम फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक पे पहुंच गए हैं। क्या है फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक? चेंज इन टेम्परेचर। तो चेंज इन टेम्परेचर अब दो चीज़ें होती हैं, एक तो होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एक होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। अब समझना, कोई भी ऐसी रिएक्शन जिसमें कि हीट प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, जिसमें कि हीट प्रोड्यूस हो रही है या फिर हीट वो गिव आउट कर रहा है, बाहर निकाल रहा है, उसमें क्या होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। अब देखो, जब हीट बढ़ेगी या हीट वो बाहर निकालेगा सब्सटेंस, रिएक्शन से हीट निकलेगी, तो फिर क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ठीक। और उसी का सेम उल्टा है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है कि हमें हीट रिएक्शन को प्रोवाइड करवानी होती है अपनी तरफ से, ठीक है ना। तो जब हम अपनी तरफ से उसको प्रोवाइड करवाएंगे हीट, तो फिर वो क्या हो जाएगा, जब बाद में तो कुछ हीट निकलेगी नहीं और हीट यूज़ हो जाएगी उसकी, वो हीट यूज़ करेगा। तो जो रिएक्टेंट जो है वो हीट यूज़ करेगा, तो प्रोडक्ट कैसा बनेगा, वो उसका टेम्परेचर कैसा रहेगा, उसका टेम्परेचर फॉल आउट हो जाएगा, यानी कि कम हो जाएगा उसका टेम्परेचर। इन दो बातों को ध्यान में रखते हुए देख लेते हैं। ये कह रहे हैं कि हीट प्रोड्यूसिंग रिएक्शन, ये हीट प्रोड्यूसिंग रिएक्शन होती है। इसका एग्जांपल है कि द केमिकल रिएक्शन बिटवीन क्विकलाइम एंड वाटर टू फॉर्म स्लेग्ड लाइम इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ चेंज इन टेम्परेचर। अब देखो, ये क्या होता है कि जब ये बता रही थी ना मैं यहाँ पे, जब CaO की रिएक्शन मैं पानी के साथ करती हूँ तो बनता है CaOH का होल ट्वाइस, यानी कि जब मैं वाटर प्लस लाइम की रिएक्शन करती हूँ तो हमें क्या मिलता है, और उसको हीट देती हूँ तो हमें क्या मिलता है? स्लेट लाइम मिलता है। तो जब ये वाली रिएक्शन हो रही होती है तो उस दौरान हीट बाहर निकलती है, हीट प्रोड्यूस होती है, तो इस वजह से टेम्परेचर क्या हो जाता है? राइज हो जाता है आसपास के वातावरण का, ठीक। जिसकी वजह से क्या होता है कि फ्लेम बीकर जो है जिसमें भी वो रिएक्शन हो रही होती है वो हॉट हो जाता है, ठीक। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि केमिकल रिएक्शन हुई है। ऐसी ही एक एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है। ये कैसी रिएक्शन होती है? हीट एब्जॉर्बिंग रिएक्शन होती है। तो इसका एग्जांपल है द केमिकल रिएक्शन बिटवीन बेरियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम क्लोराइड टू फॉर्म बेरियम क्लोराइड, अमोनिया एंड वाटर इज कैरेक्टराइज्ड बाय द चेंज इन टेम्परेचर। यानी कि जब बेरियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन अमोनियम क्लोराइड से हो रही होती है तो तीन चीज़ें बनती हैं, बेरियम क्लोराइड, अमोनिया और पानी। उस दौरान क्या होता है कि टेम्परेचर क्या हो जाता है? हमें ही देना पड़ता है, उल्टा हमें ही उसको टेम्परेचर प्रोवाइड करवाना पड़ता है, जिसकी वजह से वो क्या करता है कि टेम्परेचर फॉल हो जाता है, फॉल इन टेम्परेचर होता है। इसमें हमें टेम्परेचर प्रोवाइड नहीं करवाना पड़ेगा, ठीक है। इसमें हमें टेम्परेचर प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। इसमें टेम्परेचर प्रोवाइड नहीं करवाएंगे तो अपने आप ही खुद ही हीट प्रोड्यूस होगी इसमें, और इसमें हम टेम्परेचर प्रोवाइड करवा देते हैं, सारी हीट यूज़ हो जाती है रिएक्शन में, और इसलिए बाद में टेम्परेचर क्या हो जाता है? रिएक्शन का फॉल हो जाता है, गिर जाता है। आ गया समझ? अब हमारी लास्ट बची है बस कैरेक्टरिस्टिक, चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट क्या है कि भाई स्टेट में चेंज हो जाता है, कोई सॉलिड से लिक्विड हो जाएगा, लिक्विड से गैस वगैरह वगैरह। इसका सबसे सिंपलेस्ट और अच्छा एग्जांपल है जो कैंडल होती है, ठीक है। द कंबशन रिएक्शन ऑफ कैंडल वैक्स इज कैरेक्टराइज्ड बाय द चेंज इन स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड गैस। तो होता क्या है उस दौरान कि भाई ये वैक्स जो होती है वो सॉलिड होती है, ठीक है। वैक्स सॉलिड होती है और फिर क्या बनता है? वाटर फॉर्म्ड होता है उससे, वैक्स कंबक्शन से वैक्स की, वो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है इसी से, तो वो गैस होती है। तो मैं यहाँ पे एक बार लिख देती हूँ कि जो भाई वैक्स होती है वो सॉलिड, और जब वो जलती है, उसको हीट देते हैं, जब वो जलती है तो वो क्या हो जाती है? लिक्विड में चेंज होती है पहले, जिसको हम वैक्स लिक्विड बोलते हैं, वैक्स लिक्विड, ठीक। और फिर इसी के साथ साथ एक और चीज़ निकलती है CO2, जो कि गैसियस फॉर्म में होती है। तो देखो स्टेट चेंज हो गई सारी, ठीक है। आ गया? तो ये भी बात ध्यान में रखनी है हमें कि हमने 5 अभी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी हैं, ठीक है। कौन कौन सी पढ़ी हमने पढ़ी ये रही, हमने गैस वाली पढ़ी, प्रेसिपिटेट पढ़ी, कलर पढ़ी, टेम्परेचर पढ़ी और स्टेट पढ़ी। इन सभी के हमें एटलीस्ट 2-2 एग्जाम्पल, स्टेट वाली को छोड़ के, इसका इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन बाकी सब चारों के हमें 2-2 एग्जाम्पल सबके याद होने चाहिए, ठीक है। विद फॉर्मूलेज हमें याद होने चाहिए। इसके अलावा ये ज़रूरी नहीं कि कोई एक रिएक्शन
कोई एक रिएक्शन पर्टिकुलर बस एक ही कैरेक्टरिस्टिक शो करे, वो एक से ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक भी शो कर सकते हैं। ठीक, इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए अब हम पढ़ते हैं आगे केमिकल इक्वेशन। तो आज का लास्ट जो टॉपिक है वो है केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होती है? द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल एंड फॉर्मूला ऑफ द सब्सटेंसेज इन्वॉल्व इन इट इज़ नोन एज अ केमिकल इक्वेशन। तो जब हम जो केमिकल रिएक्शन हो रही है उसके सिंबल और फॉर्मूले अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटिंग वे में लगाते हैं, तो हम उसको क्या बोल देते हैं? केमिकल इक्वेशन बोल देते हैं। केमिकल इक्वेशन मैंने यहाँ पे एक लिख रखी है, जैसे कि जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। ये मैंने यहाँ पर ऐसे करा है, इसका मतलब है इस साइन को मैं ऐसे बोल रही हूँ गिव्स, ठीक है, यानी कि इन दोनों से मिलकर हमें मिलता है इट गिव्स जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन। ये क्या होता है? ये जो पूरी लिखी है मैंने, ये एक वर्ड इक्वेशन लिखी है मैंने, ठीक। अब इसी वर्ड इक्वेशन को अगर मैं फॉर्मूले में लिखूंगी तो वो कैसे लिखूंगी मैं? तो जिंक का जो सिंबल है मैं वो यूज़ करूंगी, ये है Zn। सल्फ्यूरिक एसिड का सिंबल क्या होता है? H2SO4। जिंक सल्फेट का क्या सिंबल है? ZnSO4। और हाइड्रोजन का क्या सिंबल है? H2। ये सारे सिंबल्स मैंने लगा दिए और ये साइन मैंने यहाँ पर लगा दिया, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको पहले भी ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स भी थोड़ी देर पहले भी बताए थे कि जो ये दोनों चीज़ होंगी ये क्या कहलाई जाएंगी? ये कहलाई जाएंगी रिएक्टेंट, और जो ये दोनों चीज़ होंगी ये क्या कहलाई जाएंगी? हमारी प्रोडक्ट, ठीक। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या है? द सब्सटेंस विच कंबाइन और reacts are called reactant and the new substance produced in the reaction are known as product, ठीक। अब जो केमिकल इक्वेशंस होती हैं ये दो तरीके की होती हैं, ठीक। ये होती हैं एक तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और एक होती हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कौन सी होती हैं? अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हैज़ एन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। इनमें जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स में इक्वल नंबर होते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर अगर देखें Zn प्लस H2SO4 गिव्स ZnSO4 प्लस H2। तो मैंने यहाँ पर क्या करा? मैंने रिएक्टेंट लिखा है इधर मैंने प्रोडक्ट लिखा है। तो Zn के सबसे पहले देखते हैं, इधर देखो एक है, ठीक है, एक एटम है, इधर देखो 1 एटम, तो इसलिए मैंने यहाँ पर भी 1 लिखा, यहाँ पर भी 1 लिखा। अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूँ, यहाँ पर कितने एटम है? 2, और इधर भी कितने हैं? 2, तो इसलिए मैंने यहाँ पर भी 2 लिखा, यहाँ पर भी 2। अब अगर बात करूँ मैं सल्फर की, तो यहाँ पर S1 है, इधर भी S1 है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 1 1 लिखा, और लास्ट में ऑक्सीजन इधर 4 है, इधर 4 है। तो हम क्या देखते हैं? जितना इसमें है उतना इसमें, सारे इक्वल हैं, एक दूसरे के सब क्या हैं? इक्वल, जिसकी वजह से ये क्या कहलाई जाती है? एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहलाई जाती है। और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है? जिसमें अनइक्वल नंबर होंगे, जैसे कि H2 प्लस O2 गिव्स H2, ठीक है। क्या है ये? वाटर है ना। तो जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलते हैं तो हमें क्या मिलता है? पानी मिलता है। तो अगर अब मैं इसमें ऐसे ही सेम इसकी तरह करूँ, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट लिख के, और हाइड्रोजन के एटम देखूँ, इधर कितने हैं? 2, लेकिन इधर 2। चलो हाइड्रोजन तो बैलेंस्ड है, लेकिन ऑक्सीजन के इधर कितने हैं? 2, और इधर 1, विच इज़ नॉट बैलेंस्ड। देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है। तो ये कैसी इक्वेशन हो गई? अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गई। इन्हीं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस को हमें क्या करना पड़ता है? बैलेंस करना पड़ता है। तो मेरे अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊँगी कि कैसे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, ठीक। इसके अलावा आज हम करेंगे ये कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, और जो आंसर है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या आंसर आएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं देखो ये रोक रही हूँ, और आप स्क्रीनशॉट ले लो और इनके आंसर आप मुझे बताना, ठीक। आज के लिए बस इतना ही, बाय, कीप स्टडिंग।